गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चल रही थी, अपने पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अपन ने पूरा किया है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर से अपने 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है प्लस 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कहे तो इस प्रकार देखें तो कुल मिलाकर 8 से 9 नंबर का वेटेज चैप्टर कम से कम रखता है। अब बड़े क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा क्वेश्चन अपन तभी कर सकते हैं जब जो कि बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे पॉइंट्स अपने को बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी अपन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है और इससे आगे आने वाला चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, दोनों के अंदर काफी सिमिलरिटी है, काफी समानता है। इसका मतलब दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो इस चैप्टर को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है। अब बात करते हैं, जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में अपन बातें करते हैं। देखो भाई, कुल मिलाकर 7-8 टॉपिक इस चैप्टर में अपन करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो अपना अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल। पूंजी का लेखन। सबसे पहला पॉइंट अपन सीखेंगे कि नया पार्टनर अगर आता है और अगर वो कैपिटल लेकर आता है तो उसके अपने को अकाउंटिंग किस प्रकार करनी होती है। दूसरा टॉपिक अपना है कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, ओपीएसआर एंड एसआर। देखो भाई, अगर इनकी फुल फॉर्म अगर अपन देखें, एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एसआर जिसको अपन बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग अनुपात कहें तो दूसरा पॉइंट होगा अपना एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात की गणना दूसरे टॉपिक में अपन बात करेंगे। इसके बाद में थर्ड टॉपिक आएगा अपना मीनिंग, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मीनिंग वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ख्याति का अर्थ क्या होता है, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेखांकन उपचार किस प्रकार किया जाएगा, ये बात भी अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक आएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अवितरित लाभों और हानियों का विभाजन अपने को किस प्रकार करना है, ये पॉइंट भी अपन इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। पांचवा पॉइंट आएगा अपना प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण। देखो भाई, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है तो वो सबसे पहले जो अपने पुराने पार्टनर्स ने बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज को दिखा रखा है, वो ये जांचना चाहता है कि पुरानी बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज दिखा रखी है वो वास्तव में उस वैल्यू के ऊपर है या नहीं। ये जांचने के लिए अपन संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, और रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करने के लिए अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करना होता है, पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करना होता है। ये पॉइंट भी अपन इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट।
स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण। देखो भाई, रिवैल्यूएशन का मतलब तो होता है कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, दोबारा से मूल्यांकन करना। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाता है, हालांकि टॉपिक जब आएगा तो अपन अच्छे से दोबारा बात करेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाता है तब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तो किया जाता है, लेकिन इसके इफेक्ट को बैलेंस शीट के ऊपर शो नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में अपने को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। और ये किस प्रकार बनाया जाएगा, यहाँ पर अपने को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। पूंजी के समायोजन के अंदर भी 2 पॉइंट आएंगे, वो बात की अपन जब पॉइंट करेंगे या अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टाइम पर बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन, कुल मिलाकर इस चैप्टर में अगर अपन देखें तो ये टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी का लेखांकन कैसे करना, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा तो अपने को किस किस प्रकार अकाउंटिंग करनी है। कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, ओपीएसआर एंड एसआर, नई लाभानी विभाजन अनुपात, पुराने लाभानी विभाजन अनुपात और एसआर मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात की गणना कैसे की जाएगी, ये बात भी अपन इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद में है मीनिंग, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, इसका मूल्यांकन कैसे होता है और इसका लेखांकन उपचार, इसके अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे, इस टॉपिक के बारे में भी अपन बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो भाई, नया पार्टनर मान लो अपनी फर्म में आता है, उससे पहले यदि पहले की बैलेंस शीट में अगर कोई अवितरित लाभ या हानि अगर पड़ा हुआ है तो उसका विभाजन कैसे किया जाएगा, इस पॉइंट के बारे में बात अपन इस टॉपिक में करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण, पूंजी का समायोजन, आदि आदि बातें अपन इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर करने वाले हैं। तो अब अपन जो पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, पहला पॉइंट करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, पहला पॉइंट है अपना अकाउंटिंग फॉर कैपिटल, लेकिन कैपिटल की अकाउंटिंग से पहले भी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। अपना जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसकी एक सेक्शन है 31 सबसेक्शन 1, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार नए पार्टनर को फर्म में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उसके प्रवेश के लिए पुराने सभी साझेदार सहमत हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है जिसके अंदर 4 पार्टनर है, ए, बी, सी और डी। मान लो अब अपन राम नाम के बंदे को पार्टनरशिप फर्म में शामिल करना चाह रहे हैं, तो राम को पार्टनरशिप फर्म में शामिल अपन तभी कर सकते हैं जब इसके प्रवेश के लिए, इसकी एंट्री के लिए चारों पार्टनर सहमत हो। अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री है तो ऐसी कंडीशन में अपन राम को अपनी पार्टनरशिप फर्म में शामिल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला पॉइंट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, a partner can enter in a partnership firm only when, जब पुराने सभी साझेदार ओल्ड पार्टनर्स आर एग्रीड विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यदि नए पार्टनर के प्रवेश के लिए पुराने सभी साझेदार सहमत हैं तो ही उसको प्रवेश दिया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम और अपना पार्टनरशिप एक्ट कब तैयार हुआ था? 1932 में। 1932 की धारा 31(1) अर्थात सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, धारा 31 उपधारा 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग के अनुसार नए साझेदार को फर्म में प्रवेश
तब ही दिया जा सकता है जब उसके प्रवेश के लिए पुराने सभी साझेदार सहमत हों। यदि पुराने सभी पार्टनर्स उसके एंट्री के लिए अगर एग्री हैं तो ही नए पार्टनर को एंट्री मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री है तो नए पार्टनर को अपन अपने पार्टनरशिप फर्म में शामिल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। अब बात करते हैं पर देखो भाई होता क्या है, जैसे मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, पार्टनर का प्रवेश हो रहा है, इसका मतलब नया पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल होगा। अब जैसे ही पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल होता है तो वो दो चीज के लिए पैसा लेकर आता है। एक तो लाता है वो पूंजी, कैपिटल, और दूसरा पैसा लेकर आता है वो ख्याति का, गुडविल के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही नया पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होगा तो दो चीज के लिए वो पैसा लेकर आएगा, एक तो पूंजी के रूप में, एक दूसरा ख्याति के रूप में। अब पूंजी के रूप में पैसा अगर वो लेकर आता है तो उसको मिलता है संपत्तियों एवं दायित्वों पर अधिकार। और जब वो गुडविल के लिए पैसा लेकर आता है तो उसको मिलता है लाभों में हिस्सा। देखिए भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए और बी, मान लो इनको 300 रुपीज का प्रॉफिट हो, 300 रुपए का लाभ हो, और इनका अपन ने माना है कि इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात समान है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो जब वर्ष के अंत में अगर प्रॉफिट होगा तो ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 150 रुपए का, और बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 150 रुपए का। मान लो अपन ने सी पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में शामिल कर लिया और अब भी इनका प्रॉफिट जो हो रहा है 300 रुपए का हो रहा है और इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है, समान है। तो अब ऐसी कंडीशन में सी के शामिल होने के बाद अगर अपन बात करें कि इनका प्रॉफिट कितना कितना होगा, तो ए का प्रॉफिट होगा 100 रुपए, बी का प्रॉफिट होगा 100 रुपए, सी का प्रॉफिट होगा 100 रुपए। क्यों? पहले ए और बी के बीच में लाभ बंटने वाला था 1:1 में, अब ए बी और सी में बटेगा 1:1 में। पहले ए का हिस्सा कितना होगा, 300 गुणा 1 बटा अनुपात होगा 2, और बी का हिस्सा कितना होगा, 300 गुणा 1 बटा 2 अनुपात होगा योग। अब बात करें अब ए का हिस्सा कितना होगा, 300 अपना नेट प्रॉफिट है, गुणा ए का हिस्सा कितना, 1 बटा अनुपात होगा योग कितना है 3, 300 गुणा 1 बटा 3, और ए का प्रॉफिट कितना आएगा 100 रुपए, बी का भी कितना आएगा 100 रुपए, और सी का भी कितना आएगा 100 रुपए। अब देखिए अगर अपन रिजल्ट देखें तो सी के एंट्री के बाद ए और बी के प्रॉफिट में, ए के प्रॉफिट में कमी कितनी आई है, 50 रुपए की। क्यों? क्योंकि सी के प्रवेश से पहले ए को प्रॉफिट मिल रहा था 150 रुपए का, अब प्रॉफिट कितना मिल रहा है 100 रुपए। इसका मतलब ए के प्रॉफिट में कमी कितनी आई है, 50 रुपए की, और बी के प्रॉफिट में भी कमी कितनी आई है, 50 रुपए की। और ये जो कमी है वो किसको मिल रही है, सी को, अर्थात अब सी का प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपए। चूंकि जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल होता है तो वो अपना लाभ का हिस्सा किससे परचेज करता है, किससे क्रय करता है, पुराने पार्टनर से। अर्थात नए पार्टनर की एंट्री की वजह से, नए पार्टनर के प्रवेश की वजह से पुराने पार्टनर्स के लाभ के हिस्से में क्या आती है, कमी आती है। और इस कमी की भरपाई के रूप में जो पैसा लेकर आता है उस पैसे को अपन नाम देते हैं गुडविल। अर्थात लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया पार्टनर जो पैसा लेकर आता है उसको अपन क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। क्या होती है इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है,
किस किस प्रकार इसकी अकाउंटिंग की जाती है, इसके बारे में अपना तो थर्ड टॉपिक आएगा, मीनिंग, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तब अपन बात करेंगे। तो अभी तक अपन ने जो बात की है, सबसे पहली बात, नए पार्टनर को प्रवेश कब दिया जा सकता है, जब इसके प्रवेश के लिए पुराने सभी पार्टनर सहमत हो। कहां लिखी हुई है ये बात, अपना जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसकी सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखी हुई है। दूसरी बात, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में शामिल होगा तो वो दो चीज के लिए पैसा लेकर आता है। पहला, पूंजी के लिए, पूंजी के रूप में अगर पैसा लेकर आएगा तो उसको क्या मिलेगा, संपत्तियों और दायित्वों में अधिकार। और दूसरा पैसा काय के लिए लाता है, वो गुडविल के लिए, ख्याति के लिए। और ख्याति का पैसा क्यों लेकर आता है, वो लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। अर्थात ख्याति का पैसा लाने से क्या मिलता है उसको, लाभों में हिस्सा। लाभों में हिस्सा नया पार्टनर किससे परचेज करेगा, पुराने पार्टनर से। अर्थात इसका मतलब जो ख्याति का पैसा वो लेकर आएगा, ये पैसा किसको दिया जाएगा, पुराने सभी पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। बात समझ आ गई। कैसे कैसे देंगे इसके बारे में जब अपना गुडविल का पॉइंट आएगा तब अपन बातें करेंगे। तो देखो भाई, इस बात को अपन पॉइंट के रूप में लिखते हैं। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो दो प्रकार से राशि लेकर आता है। पहला पूंजी और दूसरा ख्याति। पूंजी के पैसे से उसे संपत्तियों और दायित्वों में अधिकार मिलता है और ख्याति के पैसे से उसे लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन अपना पहला पॉइंट, पहला टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर कैपिटल। पूंजी के लिए लेखांकन अपना पहला टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर कैपिटल, पूंजी के लिए लेखांकन। देखिए भाई, अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा कि जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, पैसा लेकर आता है, बिजनेस का भाई पार्टनर के रूप में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मालिक। बिजनेस का ओनर अगर पैसा लाता है तो बिजनेस के लिए क्या होती है, वो कैपिटल। बिजनेस के पास कैश पैसा आएगा, कैश आते ही कैश अकाउंट डेबिट, और साथ में बिजनेस अपना दायित्व भी क्रिएट कर लेगा कैपिटल के रूप में, और अपनी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। चूंकि पार्टनरशिप चल रही है, यहाँ पर प्रत्येक पार्टनर का अपने को नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो कैपिटल लेकर आ रहा है कौन लेकर आ रहा है, नया पार्टनर लेकर आ रहा है, तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए भाई, जब नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है तो वो पूंजी की राशि भी दो प्रकार से ला सकता है। कैसे कैसे, या तो वो पूंजी की राशि कैसे लेकर आए, कैश लेकर आए, नगद में लेकर आए, या हो सकता है कि उस पार्टनर के पास अपना पुराना कोई व्यवसाय चल रहा हो, पुराना कोई बिजनेस चल रहा हो, और बिजनेस के अंदर आपको पता है संपत्तियां और दायित्व भी होती हैं, और इसका मतलब वो कैपिटल के रूप में अगर उनको लेकर आएगा तो कुछ संपत्तियां लेकर आएगा और कुछ दायित्व भी लेकर आएगा। तो बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे कैसे करते हैं। यदि नया पार्टनर पूंजी के रूप में नगद राशि लाता है, पहला पॉइंट, यदि नया साझेदार पूंजी की राशि नगद में लाए, अगर कैश लेकर आए तो अपने पास बिजनेस के पास कैश आएगा, और पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। अपन इन जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, यहां पर कैपिटल कौन लेकर आ रहा है, नया साझेदार, और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसके नरेशन के बारे में बात करें तो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर। आई थिंक अगर नया पार्टनर पूंजी की राशि नगद लेकर आए तो अपने पास क्या एंट्री होगी, अपन जर्नल एंट्री जो करेंगे आई थिंक वो समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके पास अपना कोई बिजनेस हो। अब सीधी सी बात है, बिजनेस है तो उसके अंदर संपत्तियां भी होगी और दायित्व भी होंगे। इसका मतलब वो कुछ संपत्तियां लेकर आएगा और कुछ दायित्व लेकर आएगा।
क्योंकि संपत्तियां अपने व्यवसाय के पास आ रही है और संपत्तियां बढ़ती है तो उनको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब अपन ने बचपन के अंदर अर्थात 11th क्लास के अंदर जब अपन ने जर्नल एंट्रीज करने के रूल सीखे थे, तब अपन ने बात की थी कि असेट्स का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। संपत्तियां बढ़ती है, रियल अकाउंट के रूल के अंदर बात की थी, संपत्तियां बढ़ती है तो उनको डेबिट किया जाता है, संपत्तियां घटती है तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर नया पार्टनर संपत्ति लेकर आएगा, इसका मतलब संपत्तियां बढ़ेगी और संपत्तियां बढ़ती हुई असेट्स को क्या कर देंगे अपन, डेबिट। अगर दायित्व लेकर आएगा तो दायित्व का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। दायित्व बढ़ेंगे तो दायित्वों को और सीआर कर दिया जाएगा और जो भी बैलेंस का पैसा होगा वो नए पार्टनर के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नया पार्टनर आया और वो 50,000 रुपए नगद लेकर आया, 5 लाख रुपए की संपत्तियां लेकर आया, 1 लाख का के दायित्व लेकर आया। ऐसी सूचना अपने को दे रखी है। क्या क्या रखा है कि नया पार्टनर नया साझेदार फर्म में शामिल होता है और वो 50,000 रुपए नगद, 5 लाख रुपए की अन्य संपत्तियां और 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज लेकर आता है। तो देखो भाई, क्योंकि कैश भी अपनी क्या है, असेट्स, और असेट्स में जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं अपन, डेबिट। कैश को भी डेबिट कर दिया जाएगा, असेट्स भी आ रही है, असेट्स को भी डेबिट कर दिया जाएगा और लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, सीआर। लायबिलिटीज को क्या कर दिया जाएगा, सीआर। और बैलेंस इन फिगर का जो अमाउंट होगा वो कहां डाल दिया जाएगा, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अपनी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, अर्थात जर्नल एंट्री को कुल मिलाकर डेबिट कितने से कर दिया अपन ने, 5,50,000 से। टू लायबिलिटीज, दायित्व को सीआर करेंगे कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। डिफरेंस कितना बचेगा, एंट्री को डेबिट किया अपन ने 5,50,000 से, एंट्री को सीआर किया अपन ने 1 लाख रुपए से। डिफरेंस कितना बचेगा अपना, 4,50,000, अर्थात ये नए पार्टनर की क्या हो जाएगी, कैपिटल। इसका मतलब नए पार्टनर के पूंजी खाते में धनराशि कितनी चली जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा, 4,50,000 से। आई थिंक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप चैट के माध्यम से या कॉल करके मेरे से बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी, दूसरा पॉइंट आया अपना, यदि नया साझेदार पूंजी के रूप में पुराना व्यवसाय लेकर आए। अब चूंकि पुराना व्यवसाय लेकर आ रहा है, अर्थात पुराने व्यवसाय के अंदर क्या क्या होगी, कुछ संपत्तियां होंगी, कुछ दायित्व होंगे। संपत्तियों का बैलेंस डेबिट होता है, असेट्स को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है, उनको सीआर कर देंगे। डिफरेंस का अमाउंट कहां चला जाएगा, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, अगर जितना वो कैश लेकर आए उससे कैश अकाउंट डेबिट, अदर असेट्स लेकर आए उनसे असेट्स अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज, जितनी वो लायबिलिटीज लेकर आए, और टू बैलेंस इन फिगर का अमाउंट कहां चला जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा अपना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। नरेशन सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए भाई, अगर अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया इसकी अगर अपन जर्नल एंट्री बनाए तो कैश कितना लेकर आए अपन, 50,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे अपन, 50,000 से। अदर असेट्स कितने की आई अपनी, 5 लाख रुपए की। अदर असेट्स को डेबिट कितने से कर देंगे अपन, 5 लाख रुपए से। लायबिलिटीज कितने आई अपने पास, 1 लाख रुपए की। तो टू लायबिलिटीज कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। और डिफरेंस का अमाउंट कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो भाई, जर्नल एंट्री को डेबिट किया अपन ने 5,50,000 से, अभी तक क्रेडिट कितने से किया अपन ने, 1 लाख रुपए से। इसका मतलब नई पार्टनर की पूंजी कितनी हो जाएगी, 4,50,000। बात समझ आ रही होगी आज। कई बार प्रश्न में क्या होता है, अपने को दिया होता है, अपने पास इंफॉर्मेशन होती है कि नया पार्टनर आया और वो पूंजी के रूप में उसकी पूंजी जो है 5 लाख रुपए निर्धारित की गई। उसकी कैपिटल कितनी डिसाइड की गई, 5 लाख रुपए। इस पूंजी के लिए वो क्या करता है, 3 लाख की संपत्तियां लेकर आता है। असेट्स कितने की लाया, 3 लाख रुपए की, और 50,000 की वो लायबिलिटीज अर्थात दायित्व लेकर आया।
अपने पास केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने सी अर्थात सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी की पूंजी 5 लाख रुपए निर्धारित की गई, अर्थात सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अर्थात सी जब आएगा तो पूंजी के रूप में कितना पैसा लेकर आएगा, 5 लाख रुपए लेकर आएगा। सी अपने पुराने व्यवसाय से 3 लाख की संपत्तियां तथा 50,000 रुपए के दायित्व लेकर आता है। इतनी सी इंफॉर्मेशन अपने पास होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी टोटल कैपिटल कितनी डिसाइड की अपन ने, 5 लाख रुपए। संपत्तियां कितनी लेकर आया वो, 3 लाख रुपए की। दायित्व कितने लेकर के आया वो, 50,000 रुपए का। क्या इन दोनों को अगर एडजस्ट करें तो नेट पैसा कितना आया अपने पास, देखो भाई 3 लाख असेट्स के रूप में आए हैं जिसमें से 50,000 रुपए चुकाने। इसका मतलब नेट पैसा कितना आया अपने पास, 2,50,000। उसकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए। अभी तक आया कितना अपने पास, 2,50,000 रुपए। इसका मतलब कमी कितनी है, 2,50,000 की। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कैश पैसा वो लेकर आएगा वो बैलेंस फिगर से आएगा और वो कितना हो जाएगा, 2,50,000। और यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो भाई असेट्स आएगी अपने पास, संपत्तियों को डेबिट करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। दायित्व आएंगे अपने पास, दायित्व को सीआर किया जाएगा, टू लायबिलिटीज 2,50,000 रुपए। उसकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। इसका मतलब टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। और एंट्री क्या बैलेंस हो रही है, क्या नहीं हो रही, डिफरेंस का पैसा। इसका मतलब वो क्या लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा। और उसको अपन कैश, उससे अपन कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अपना कैश अकाउंट डेबिट जो भी बैलेंस फिगर का अमाउंट आएगा हो जाएगा। जैसे अपन इस एंट्री को यहाँ पर करना चाहें तो देखो भाई असेट्स कितनी आ रही है अपने पास, 3 लाख रुपए की। असेट्स अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे अपन, 3 लाख रुपए से। लायबिलिटीज कितने की लेकर आया, 50,000 रुपए की। तो टू लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए। ठीक है। फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर की पूंजी कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए। ये लो भाई 5 लाख रुपए। क्या जर्नल एंट्री मैच हो रही है, क्या बैलेंस हो रही है, क्या बिल्कुल नहीं हो रही। सीआर में कितना अमाउंट आ रहा है, 5,50,000 रुपए। डेबिट में कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। इसका मतलब बैलेंस फिगर का अमाउंट वो क्या लेकर आएगा, नगद लेकर आएगा। और नगद लाई करने में राशि कितनी हो जाएगी उसकी, 2,50,000 रुपए। बात समझ आ रही है। अब देखो भाई अभी तक अपन ने जो बात की है उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार नए साझेदार को फर्म में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उसके प्रवेश के लिए सभी साझेदार सहमत हों। पहली बात। दूसरी बात, जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो वो 2 चीज के लिए राशि लेकर आता है, एक तो पूंजी के लिए और दूसरा ख्याति के लिए। पूंजी के लिए लाता है उसको क्या मिलता है, संपत्तियों और दायित्वों में अधिकार मिलता है। और अगर वो ख्याति के लिए पैसा लेकर आता है तो उसे मिलता है लाभों में हिस्सा। लाभों में हिस्सा नया पार्टनर किससे परचेज करेगा, अपने पुराने पार्टनर से परचेज करेगा। ठीक है। फिर बात कर रहे थे अपन अकाउंटिंग फॉर कैपिटल, पूंजी का लेखांकन कैसे करेंगे। तो पूंजी के लेखांकन से संबंधित 2 प्रकार की सूचनाएं अपने पास हो सकती है। या तो नया पार्टनर पूंजी की राशि नगद लेकर आए, तब तो अपनी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पॉइंट हो सकता है कि नया पार्टनर पूंजी के रूप में पुराना व्यवसाय लेकर आए, अर्थात पुराने व्यवसाय में अपने को पता है असेट्स भी होगी, लायबिलिटीज भी होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो जितनी राशि नगद लेकर आए उससे कैश अकाउंट डेबिट, बाकी असेट्स लेकर आए उससे असेट्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है तो लायबिलिटीज बढ़ती है तो उनको और क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो उनको डेबिट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटीज अपनी फर्म में आ रही है, बढ़ रही है तो उनको और क्रेडिट कर दिया जाएगा और बैलेंस फिगर का अमाउंट नए पार्टनर के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। इससे संबंधित एग्जांपल्स बुक के अंदर है तो मेरी ये राय रहेगी कि उन एग्जांपल्स को आप जरूर करें। फिर भी अगर ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को चैट के माध्यम से या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।